आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो फर्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल का, और उस टॉपिक का नाम लगा दो आप मानव भूगोल प्रकृति एवं विश्व क्षेत्र। ये हमारा टॉपिक रहेगा। हेडिंग लगा दो इसकी, लगा ली। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनने मेरी बात को। सबसे पहले पढ़ेंगे मानव भूगोल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे बेटा मानव भूगोल के संदर्भ में कि मानव भूगोल जो है उसके अंदर कौन कौन सी शाखाएं हैं भूगोल की, वो बात करेंगे। साथ साथ में भूगोल शब्द की उत्पत्ति पढ़ेंगे, भूगोल के जनक कौन है वो पढ़ेंगे, भूगोल की प्रकृति पढ़ेंगे, भूगोल की परिभाषाएं कुछ ऐसी है अलग अलग भूगोलवेताओं ने दी है उसके संदर्भ में बात करेंगे। फिर हम भूगोल के सिद्धांत पढ़ेंगे, 3 सिद्धांत के बाद भूगोल का विश्व क्षेत्र पढ़ेंगे, और विश्व क्षेत्र के साथ साथ में कुछ अवस्थाओं का हम क्या करेंगे, ज्ञान करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से सुने। सबसे पहली बात बेटा, भूगोल के संदर्भ में पूछा जाता है कि ज्योग्राफी को शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, तो ज्योग्राफी शब्द जो है जियो धन ग्राफोस से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ बेटा? जियो धन ग्राफोस। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है भू, भूमि, धरातल। जियो का मतलब क्या होता है? जो शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है बेटा? भूमि, भू, धरातल। और सेकंड जो शब्द है उसका नाम क्या है? ग्राफोस। इस ग्राफोस का मतलब होता है अध्ययन करना, व्याख्या करना या वर्णन करना। इसका मतलब यह होता है कि धरातल का अध्ययन करना, धरातल का वर्णन करना और धरातल की व्याख्या करना। ये दोनों जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के हैं, यूनानी भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं बेटा? ग्रीक या यूनानी। पूछा जाता है एग्जाम में कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ है, एक तो ये पूछा जाता है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है ये पूछा जाता है, और भूगोल शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है तो ये भी पूछा जाता है, 2 शब्दों के संदर्भ में। तो जियो धन ग्राफोस का मतलब होता है जियोग्राफी, और जियोग्राफी को अगर पूछा जाता है इसके संदर्भ में तो कौन सी भाषा का शब्द है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को, ज्योग्राफी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो कौन सी भाषा से होती है बेटा? ग्रीक या यूनानी भाषा से होती है। ठीक है बेटा। और भूगोल शब्द क्या है? भूगोल शब्द इसी ज्योग्राफी का, ध्यान से सुने मेरी बात को, भूगोल शब्द इसी ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। क्या है बेटा? हिंदी रूपांतरण है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ज्योग्राफी संस्कृत भाषा, भू धन गोल, भूगोल, और भूगोल शब्द तो हिंदी है। भूगोल को वापिस भूगोल शब्द किससे लिया? अंग्रेजी भाषा के शब्द से। नाम क्या? भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो होती है ना, मूल उत्पत्ति जो होती है वो ग्रीक या यूनानी भाषा से होती है, और उनके 2 शब्दों से होती है। एक का नाम जियो है, दूसरे का नाम ग्राफोस है। यह आपको लोगों को बात ध्यान रखनी है। फिर अगला लिखा हुआ है जियोधन ग्राफोस शब्द का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का क्या करना है बेटा? वर्णन करना है, अध्ययन करना है, व्याख्या करना है। यदि हम धरातल की, भूमि की, धरती की या पृथ्वी का वर्णन करते हैं इसका मतलब होता है भूगोल। क्या है बेटा? भूगोल। तो इसके बाद में ध्यान से सुने बेटा, अगली बात आ रही है इरेटोस्थनीज के संदर्भ में। जो ग्राफोस शब्द का सर्वप्रथम अगर किसी ने नाम लिया, उल्लेख किया, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? इरेटोस्थनीज। तो देखो ज्योग्राफोस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, इसलिए इसे भूगोल का जनक कहा जाता है, प्रतिपादक या पिता कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को। यह बात मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बता रखी है। मैंने कहा इरेटोस्थनीज को भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो व्यक्ति है, यूनानी दार्शनिक है, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफोस शब्द को क्या किया था? लाया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक या प्रतिपादक कहा जाता है। अगला एक नाम और आता है, इसके संदर्भ में भी मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने कहा हिकेटियस, इरेटोस्थनीज दोनों क्या मामला है। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो इरेटोस्थनीज का आता है, और उसके बाद में अगर किसी का नाम आता है तो हिकेटियस का आता है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि भूगोल शब्द जो है ना उसको व्यवस्थित रूप से किसने दिया,
तो इसका नाम क्या रहेगा बेटा? हिकेटियस रहेगा। इसलिए संपूर्ण विश्व के भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित क्रम में रखने के कारण हिकेटियस को भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। दोनों के बीच का फर्क समझ में आया क्या? सबसे पहला फर्क यह है कि भाई जोग्राफोस शब्द जो है ना, यह शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। पीछे का कारण क्या है? उन्होंने ये शब्द जो दिया है इसकी वजह से। और भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? हिकेटियस ने, इसलिए हिकेटियस को भी क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यदि ऑप्शन में पूछा जाता है भूगोल का जनक कौन है, और यदि आपको ऑप्शन में इरेटोस्थनीज मिले तो आपको राइट पहले उनको करना है, और यदि इरेटोस्थनीज ऑप्शन में नहीं हो और उसमें हिकेटियस हो तो आपको हिकेटियस को टिक करना है। क्लियर बात है? और यदि आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाता है कि भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ किसने दिया, तो किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। और भूगोल को व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध उसका अध्ययन किसने किया? तो आपका हिकेटियस रहेगा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, डाउट क्लियर कर लेना आप लोगों को। अगली बात, फिर पढ़ते हैं भूगोल की शाखाएं। मैं हर बार आप लोगों को कहता हूं कि भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा का नाम क्या है बेटा? मानव भूगोल। पहली कौन सी है? भौतिक भूगोल। और दूसरी कौन सी है बेटा? मानव भूगोल। यदि मैं भौतिक भूगोल के संदर्भ में बात करूं कि भौतिक भूगोल में क्या है, तो ध्यान रखना बेटा जी, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अब शब्द आता है भौतिक लक्षण क्या चीज है? तो बेटा भौतिक लक्षण का मतलब होता है भौतिक प्रदेश। भौतिक लक्षण का मतलब होता है स्थल रूप। इस धरती के ऊपर प्रकृति की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रकार के जितने सारे स्थल रूप बने हुए हैं, उसमें चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदान हो, तमाम प्रकार के द्वीप हो, इन तमाम प्रकार के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन यदि किसी में किया जाता है तो उसका नाम क्या है? कौन सी भूगोल की शाखा में किया जाएगा? भौतिक भूगोल में। और यदि इस प्रकृति के द्वारा बनने वाली जितनी सारे स्थल रूप है, इन स्थल रूपों के साथ में अगला कौन? मानव, यदि उसके साथ क्रिया करके संबंध बिठा देगा तो ये मानव और प्रकृति के बीच का अध्ययन यदि किसी में किया जाता है तो वो कौन है बेटा? मानव भूगोल। वो कौन है बेटा? क्या ये बात समझ आई? मानवीय समाज का या मानव के द्वारा प्रकृति के साथ की जाने वाली क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो जो परिदृश्य सामने देखने को मिले हैं, उन तमाम प्रकार के परिदृश्यों का अध्ययन यदि किसी शाखा में किया जाता है तो उस शाखा का नाम क्या है? मानव भूगोल। इसका मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है बेटा? भूगोल शब्द जो है, भूगोल को अंग्रेजी में कहा जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हिंदी अर्थ है भूगोल। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति होती है ग्रीक या यूनानी भाषा के। कितने शब्दों से होती है? दो शब्दों से। पहला शब्द क्या है? ज्यो। दूसरे का नाम क्या है? ग्राफोस। ज्यो का मतलब होता है भूमि, भू, धरातल। ग्राफोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, वर्णन करना, व्याख्या करना। अतः भूगोल का मतलब होता है, ज्योग्राफोस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया। अब फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को, क्योंकि ज्योग्राफोस शब्द जो दिया है वो इरेटोस्थनीज ने दिया है। फिर हमने पढ़ा हिकेटियस के संदर्भ में कि हिकेटियस को क्यों कहा जाता है भूगोल का जनक। तो यदि किसी व्यक्ति ने, यदि किसी भूगोलवेता ने भूगोल का व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध यदि किसी ने अध्ययन किया तो वो व्यक्ति कौन है बेटा? हिकेटियस है। इसलिए हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को? फिर मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, बेटा ध्यान से सुनाएं, ये हमारा जो टॉपिक चलेगा वो किसके संदर्भ में चलेगा? मानव भूगोल के संदर्भ में चलेगा। अब बात यह आती है कि मानव भूगोल किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुने, ये जो भूगोल है ये पृथ्वी तल का मतलब होता है धरातल, और मानव के मध्य। तो मानव भूगोल में किस किस के बीच में अध्ययन होगा? एक तरफ होगी धरती, एक तरफ होगा मानव। दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्रिया होगी और आपस में क्या बैठेगा? संबंध। और इन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन यदि किसी में किया जाता है तो भूगोल की कौन सी शाखा में किया जाता है? मानव भूगोल की शाखा में किया जाता है। एक तरफ तो है धरती अर्थात प्रकृति अर्थात धरातल या भूमि, और एक तरफ है हम अर्थात मानव। फिर मानव और पृथ्वी आपस में करेगी क्रिया। क्रिया करने के बाद में दोनों के बीच में क्या बैठेगा? पारस्परिक का मतलब होता है आपस में।
क्या बैठेगा बेटा? संबंध। और यदि उन संबंधों का हम अध्ययन करेंगे तो वो कौन सी शाखा में करेंगे बेटा? बताइए मुझे। मानव भूगोल में करेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो ये उतार लीजिएगा, उसके बाद अगली बात करते हैं। तो पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, भूगोल का शाब्दिक अर्थ। हेडिंग लगाइए बेटा, क्या लगाएंगे? भूगोल का शाब्दिक अर्थ। क्या लगाएंगे? आपने हेडिंग लगा दी क्या? सबसे पहले क्या लिखा बेटा आपने? मानव भूगोल लिखा क्या? लिख लिया? क्या लिखा आपने? क्या लिखा बेटा? मानव भूगोल। चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्या लिखा बेटा? मानव भूगोल। यही हमारी हेडिंग चल रही थी। इस मानव भूगोल में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? शाब्दिक अर्थ। किसका अर्थ लिखेंगे? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ लिखो भूगोल का। फिर इसके अंदर लिखो बेटा भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों जियोधन ग्राफोस से हुई है। लिख लिया बेटा? फिर अगला लिखोगे भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण है। लिख दिया? दोनों बातें समझ में आ गई? फिर अगला लिखिए अगला लिखिए बेटा, ऐसे लिख दीजिएगा जियोधन ग्राफोस फिर इसके नीचे लिख दो जो का मतलब क्या होता है? भू, भूमि, धरातल या पृथ्वी। ग्राफोस शब्द का लिख दीजिएगा व्याख्या करना। अध्ययन करना। वर्णन करना। ग्राफोस का मतलब समझ में आ गया बेटा?
अतः ज्योग्राफोस का मतलब पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना है। इतनी सी बात लिख दीजिएगा। ये सिर्फ हमने जो पढ़ा है वो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पढ़ा है। शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। भूगोल अपने आप में शब्द हिंदी भाषा का है। भूगोल शब्द जो बना है वो अंग्रेजी के ज्योग्राफी से बना है, और ज्योग्राफी की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा से हुई है, और उनके दो शब्द है ज्योग्राफोस, और ज्योग्राफोस का मतलब मैंने आपको बता दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? फिर हम जनक जो है उसके संदर्भ में थोड़ी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? जनक के संदर्भ में बात करेंगे। अगला लिखिएगा, भूगोल का जनक। इरेटोस्थनीज कोष्टक में लिख देना यूनानी दार्शनिक थे, यूनान के फिलोसोफर थे। फिर इसके बाद में कारण लिख देना कि ज्योग्राफोस शब्द का प्रथम बार उल्लेख करने के कारण इन्हें भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक, पिता या प्रतिपादक कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं और क्यों कहा जाता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगली ध्यान दीजिए, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है हिकेटियस। इसको चाहो तो आप नोट में लिख सकते हो, विशेष डाल दो ताकि थोड़ा नॉलेज में रह जाएगा। भूगोल का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है।
ये बातें हम लोगों ने पढ़ी। अगला लिखिएगा। सही स्पीड में चल रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ लिख रहे हो, चलो गुड। अगला देखो, अगली हेडिंग लगाओ, भूगोल की क्या पढ़ेंगे बेटा? शाखाएं। कितनी है बेटा? भूगोल की 2 शाखाएं हैं। पहली भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। इसमें भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक लक्षणों का। और इसमें धरातल या पृथ्वी व मानव के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? बहुत सिंपल चीजें हैं। एक तरफ मानव है, एक तरफ भूगोल है, भूगोल को धरती मान लो, धरातल, एक तरफ मानव है, मानव और धरातल के बीच में क्रिया होगी, क्रिया से बनेंगे आपस में संबंध, और ऐसे संबंधों का यदि किसी में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे तो वो तो है मानव भूगोल। ठीक है बेटा, यहां तक लिख दिया, पढ़ें आगे की तरफ। ठीक है जी, अगला लगाओ, भूगोल के उपागम। क्या पढ़ेंगे बेटा? भूगोल की उपागम। उपागम कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। 2 कौन कौन से उपागम हैं? इस तरीके से बना लीजिएगा। इस उपागम का नाम है प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच जिसको कहा जाता है। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम जिसको कहते हैं सिस्टेमेटिक अप्रोच। प्रादेशिक को रीजनल कहते हैं। उपागम का मतलब अप्रोच होता है। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध को सिस्टेमेटिक कहते हैं कि सिस्टेमेटिक व्यवस्थित उपागम है। दोनों उपागम के जनक के संदर्भ में पढ़ेंगे। यदि मैं प्रादेशिक उपागम के संदर्भ में बात करूं तो उनके जो जनक है जिनका नाम क्या है? कार्ल रीटर। शाबाश। यदि मैं इनके जनक की बात करूं तो उनके जनक कौन हैं? अलेक
जेंडर वॉन हम्बोल्ट, यहां तक लिख दीजिएगा बेटा। मेरे ख्याल से जो चीजें आप लोगों को परिभाषा, अगर शाब्दिक अर्थ बताया वो भी समझ में आ गया, भूगोल के जनक कौन है वो भी आपको समझ में आ गया, भूगोल की शाखाएं कितनी हैं वो भी आपको समझ में आ गया, और भूगोल की उपागम आपको समझ में आ गया। यहां तक की बातें यदि आपको समझ में आई तो फिर अगली बात करें। क्लियर बात है? चलिए, फिर उसके बाद में बात करेंगे बेटा। ये इतना हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की शुरुआत कहां से होती है, उसके इतिहास के संदर्भ में। कौन कौन है जो भूगोल के संदर्भ में बात करता है, उन तमाम प्रकार की चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसके लिख दो मानव भूगोल का इतिहास, हेडिंग लगाओ मानव भूगोल का इतिहास। मानव भूगोल का इतिहास। इतिहास में ध्यान से सुने बेटा कि मानव भूगोल की यदि कोई शुरुआत मानी जाती है तो वो मानव भूगोल की शुरुआत मानी जाती है बेटा कौन सी शताब्दी से मानी जाती है? 18वीं शताब्दी। और 18वीं शताब्दी का मतलब है आधुनिक काल से मानी जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आधुनिक मानव भूगोल की बात कर रहा हूं मैं, मानव भूगोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आधुनिक मानव भूगोल की बात कर रहा हूं, जो आधुनिक काल में जिसकी उत्पत्ति होती है। इस आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? जर्मनी के एक भूगोलवेता है। कहां के रहने वाले हैं? जर्मनी के। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रेडरिक रेडजेल कहां के भूगोलवेता थे? तो जर्मनी के थे, जर्मन भूगोलवेता है। और उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? फ्रेडरिक रेडजेल। तो इसका मतलब है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल है। फिर उसके बाद में फ्रेडरिक रेडजेल ने इस मानव भूगोल के बारे में जितनी सारी जानकारियां थी वो सारी की सारी जानकारियां उनकी एक पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। और ये कई बार हमने डिस्कस किया, मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताया था कि एंथ्रोपोजियोग्राफी। और इसी पुस्तक में फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल के तथ्यों को प्रस्तुत किया था कि मानव भूगोल क्या है। इनके बारे में यदि किसी पुस्तक में रेडजेल ने अगर कोई प्रस्तुत किया वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। और ये मानव भूगोल पर लिखित क्या है बेटा? फर्स्ट पुस्तक है। ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के संदर्भ में सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में जानकारी कौन सी पुस्तक में प्रकाशित की गई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है उसका नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और एंथ्रोपोजियोग्राफी के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। कहां के भूगोलवेता है? जर्मनी के। क्लियर बात है? फ्रेडरिक की बुक का नाम क्या है बेटा? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। और मानव भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है तो कौन सी शताब्दी से मानी जाती है? 18वीं शताब्दी। काल कौन सा है बेटा? आधुनिक काल। क्लियर बात हो चुकी है। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं अगली, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये तमाम प्रकार के मानव भूगोल के क्षेत्र दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला अगर बात करूं तो सामाजिक क्षेत्र है। समाज के क्षेत्र में भूगोल ने भूमिका निभाई। नगरीय क्षेत्र है कि भिन्न भिन्न प्रकार के नगरों में भी मानव भूगोल की कहीं ना कहीं जो भूमिका रही है। राजनीतिक भूगोल की बात करूंगा, जनसंख्या भूगोल की बात करूंगा, आवास भूगोल की बात करूंगा, आर्थिक भूगोल की बात करूंगा। और इन तमाम प्रकार की इन सारी चीजों के संदर्भ में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भूगोल आती है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली जो नेक्स्ट इसकी स्लाइड में, ठीक है। उससे पहले ध्यान से सुने, ये तमाम प्रकार के प्रमुख क्षेत्र है और इन प्रमुख क्षेत्रों के ये क्या है बेटा? उप क्षेत्र है।
उद्योग भूगोल, अवकाश भूगोल, संसाधन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, इन सभी के अंदर से ही इसके पार्ट बने हुए। कौन कौन से पार्ट है आगे डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कि ऐसे इसके विषय क्षेत्र होते हैं जहां जहां मानव भूगोल काम करती है। उसके बाद में मैंने उससे पहले आप लोगों को जो उपागम पढ़ाए थे वो उपागम थे बेटा भूगोल के। वो उपागम किसके थे? भूगोल के। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो भूगोल की शाखा मानव भूगोल के उपागम की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मानव भूगोल के उपागम के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि मानव भूगोल के कौन कौन से उपागम हैं। प्रादेशिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आमूल चूल यानी रेडिकलवादी उपागम, कल्याणप्रक या मानवतावादी उपागम, क्रमबद्ध उपागम। ये तमाम प्रकार के उपागम के संदर्भ में भी थोड़ा पूछा जाता है। इसकी भी डिटेल से जानकारी लेंगे कि प्रादेशिक भूगोल किसको कहा जाता है। इसके तो अपना अभी जस्ट बात की थी कार्ल रिटर के संदर्भ में। व्यवहारवादी भूगोल के संदर्भ में भी बात करेंगे। आमूल चूल जो कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर चलने वाले उपागम की भी बात करेंगे हम लोग। कल्याणप्रक जो हमेशा मानव कल्याण के बारे में बात करता है उस उपागम की भी बात करेंगे। और क्रमबद्ध उपागम अभी हमने बात की थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के संदर्भ में। तो इन तमाम प्रकार की चीजों को आप लोग थोड़ा सा इसका लिख दीजिएगा। मानव भूगोल के इतिहास में लिखिएगा। मानव भूगोल की शुरुआत मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते रहिएगा। मानव भूगोल की शुरुआत 18वीं शताब्दी। मानव भूगोल की शुरुआत 18वीं शताब्दी। कोष्टक में लिख देना आधुनिक काल से मानी जाती है। कौन सी काल से मानी जाती है बेटा? आधुनिक काल से मानी जाती है। फिर अगला लिखो। अगला लिखना है बेटा आधुनिक मानव भूगोल के जनक आधुनिक मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक राइटजेल को कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक राइटजेल को कहा जाता है। अगला लिखिएगा। लिख लिया बेटा? फिर लिखो फ्रेडरिक राइटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल पर लिखित प्रथम पुस्तक है। मानव भूगोल पर लिखित प्रथम पुस्तक है। लिख लिया बेटा? अगला और लिख दीजिएगा मानव भूगोल के प्रमुख उपागम। यह हेडिंग लगा दो। मानव भूगोल के प्रमुख उपागम। मानव भूगोल के प्रमुख उपागम। पहला है प्रादेशिक उपागम। दूसरा है बेटा व्यवहारवादी उपागम। तीसरा आमूलवादी जिसको रेडिकल कहा जाता है। आमूलवादी उपागम। चौथा कल्याणपरक कोष्टक में लिख देना मानवतावादी उपागम।
और पांचवा क्रमबद्ध उपागम। ये क्या है थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, फिर आगे में इसके बारे में डिस्कस और करेंगे हम लोग। पहला है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम में क्या होता है कि जितने सारे भूगोल के पक्ष होते हैं, जितने सारे भूगोल के क्षेत्र होते हैं, इन तमाम प्रकार के क्षेत्रों का एक साथ अध्ययन किया जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? प्रादेशिक उपागम में भूगोल के सभी क्षेत्रों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, प्रादेशिक उपागम कहलाता है। फिर उसके बाद में व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम वो कहता है, जैसे हम लोग कई बार पढ़ते हैं, गरम दल के नेता और नरम दल के नेता पढ़ते हैं। जो नरम दल के नेता कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं है? थोड़ा कहते हैं कि आज़ादी मिल जाएगी, पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये व्यवहारवादी उपागम कहता है। दूसरा है आमूलवादी रेडिकल उपागम। ये गर्मपंथी के आधार पर काम करता है कि बस अभी के अभी चेंज होना चाहिए। ये हाथों हाथ परिवर्तन की बात करता है, और ये समय के साथ परिवर्तन की बात कहता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आमूल चूल रेडिकलवादी कहते हैं कि बस अभी हाथों हाथ चेंजेस होना चाहिए। जैसे गरम दल के नेता में पढ़ते रहा लाल बाल पाल, इस उसके जैसी ये बात करते हैं। अगले उपागम की बात करेंगे कल्याण परक। वो कहता है कि सभी का कल्याण होना चाहिए, मतलब वो सर्वे भवन्तु सुखीन वाला और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर काम करता है। और अगला आता है बेटा कौन सा है? क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये भूगोल के किसी विशेष पक्ष की बात करता है। क्या करता है? ये किसी भूगोल के विशेष क्षेत्र या किसी विशेष पक्ष के बारे में अध्ययन करता है। तो ये तो किसी विशेष पक्ष के बारे में अध्ययन करता है, ये सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करता है। थोड़ा फर्क है दोनों के बीच में। क्लियर बात हो चुकी है? तो इतनी सी बातें हम लोगों ने पढ़ी है। अगली बात, भूगोल की, मानव भूगोल की परिभाषाएं हेडिंग डाल दीजिएगा, मानव भूगोल की परिभाषाएं।